आप ये स्टोरी सुन रहे हैं ड्रीम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। छोटे उस्ताद आप आ गए। कस्तूरी का चेहरा खिल उठा जैसे ही उसने आर्यन रघुवंशी को बिल्डिंग की तरफ आते देखा। वहां मौजूद बाकी कर्मचारी भी उसे देखकर ऐसे मुस्कुराए जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई हो। तुम्हें देखकर अच्छा लगा कस्तूरी, आर्यन ने हाथ हिलाकर जवाब दिया। बॉस, मुझे उम्मीद है हम यहाँ जल्दी ही अपना क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू करेंगे। मेरे हाथ खुजला रहे हैं लंबे लंबे छक्के मारने के लिए। आज शाम को एक छोटा सा मैच हो जाए, 10-10 ओवर का। कस्तूरी के बगल में खड़ा बाली उछल पड़ा। वो रीबॉर्न कंपनी के लिए नई बिल्डिंग्स डिजाइन करने में बिजी था, लेकिन क्रिकेट का नाम सुनते ही उसका वानर जाग जाता था। पहले अपनी बैटिंग सुधारो, उम्मीद है अगली बार तुम मेरी गुगली समझ पाओगे, आर्यन ने मजाक में बाली को चढ़ाया। बाली ने अफसोस में जीभ चटकाई। वो तो अंपायर मिला हुआ था बॉस, वरना मैं आउट नहीं होता। यहाँ की देसी शराब अच्छी है, पर ठंडी बियर की बात ही कुछ और है। बॉस, हम इस शहर में बिजली की लाइन कब बिछाने वाले हैं? बाली के पास खड़ा था लोहा सिंह। वो इस शहर के सारे कारीगरों का सुपरवाइजर बन चुका था। बॉस, अगली बार शतरंज की बाजी हो जाए। बॉस, जब हम अपने राष्ट्र लौटेंगे तो नदी में डुबकी लगाने चलेंगे, आप भी आना। बॉस, मुझे अपने यहाँ के गर्म पानी के कुंड बहुत याद आते हैं। आर्यन ऑफिस के हर रीबॉर्न वासी से मिला, लेकिन वहां लाइन में खड़े स्थानीय डेमी ह्यूमंस ये सब फटी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने बाली को देखा था, कैसे वो लोहे की छड़ों को मोड़कर सेकंड्स में नींव खड़ी कर देता है। उन्होंने लोहा सिंह को देखा था, कैसे वो मुंह से आग उगलकर स्टील को मोम की तरह पिघला देता है। उनके लिए ये सब बाहुबली थे, लेकिन जब इन बाहुबलियों के सामने ये सुनहरे बालों वाला छोटा सा इंसानी बच्चा आया तो वो सब उसके इर्द गिर्द ऐसे मंडराने लगे जैसे वो कोई फिल्मी हीरो हो। अरे, तुम लोग कैसे हो? आर्यन में स्थानीय डेमी ह्यूमन से पूछा। सालों से इंसानी बस्तियों में गालियां सुनने वाले इन लोगों को आदत नहीं थी कि कोई इंसान उनसे तमीज से बात करे। वो सहम गए। अरे डरो मत, ये हमारे बॉस हैं, इन्होंने ही हमें जीरो से हीरो बनाया है। बाली ने उन डरे हुए लोगों को समझाया। ये तो एकदम प्यारा बच्चा है। एक महिला वानर ने आगे बढ़कर आर्यन को गले लगा लिया। बाकी लोग अब भी आर्यन से हाथ मिलाने में हिचकिचा रहे थे। आर्यन को उनकी हिचक समझ आ गई। माहौल हल्का करने के लिए उसने एक ही तरीका सोचा, शॉपिंग और खाना। मेरे पीछे आओ, उसने डेमी ह्यूमन से कहा। आर्यन रघुवंशी की जेब मानो कुबेर का खजाना बन गई थी। वो अशर्फियों से भरी थैलियां निकालता जा रहा था और ठेलों पर रखा सारा सामान खरीद रहा था। दुकानदारों की तो जैसे लॉटरी लग गई थी। आर्यन जो दाम दे रहा था वो उनकी पूरी दुकान की कीमत से भी ज्यादा था। कोयले की भट्टियां धधक रही थी और दुकानदार खुशी खुशी गर्मा गर्म सीख कबाब और टिक्के बांट रहे थे। और ये दावत सिर्फ डेमी ह्यूमंस के लिए नहीं थी। आर्यन ने पूरे राजगढ़ को न्योता दे दिया था। अरे आओ भाई, सब आ जाओ, आज खाना फ्री है। देखते ही देखते वो बाजार एक मेले में बदल गया। आधे घंटे के अंदर वहां इंसानों और डेमी ह्यूमंस की ऐसी भीड़ जुटी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। हालात ये हो गए कि ठेलों पर गोश्त खत्म हो गया। कस्तूरी, और माल मंगवाओ, कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, आर्यन चिल्लाया। जब तक नया सामान आया, आर्यन खुद भट्टी पर खड़ा हो गया। उसके हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि देखने वाले दंग रह गए। लेकिन ये सब मेहनत वसूल थी। सामने का नजारा दिल को सुकून देने वाला था। इंसानी बच्चे और डेमी ह्यूमंस के बच्चे एक साथ बैठकर खा रहे थे। कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। एक बच्चे के गाल पर चटनी लगी थी तो सब हंस रहे थे। एक पीला वानर बच्चा अपनी पूंछ पर खड़ा होकर करतब दिखा रहा था और इंसानी बच्चे तालियां बजा रहे थे। तभी आर्यन ने अपना नया पत्ता खोला, लकड़ी का लट्टू। रीबॉर्न वासियों ने अपना जादू दिखाया। उन्होंने लकड़ी के टुकड़ों को हवा में उछाला और पलक झपकते ही नक्काशीदार लट्टू तैयार। बच्चे दीवाने हो गए। बाजार की जमीन पर हर तरफ लट्टू घूम रहे थे। उधर बड़ों के लिए रीबॉर्न कंपनी ने ठंडी ठंडी देसी शराब के ड्रम खोल दिए थे। अरे भाई, ऐसे पियो, एक सांस में। एक सतीश ने इंसानी मजदूर को पीना सिखाया। दोनों के हाथ में ग्लास थे और जुबान पर किस्से। ये शायद इतिहास में पहली बार था जब इंसान और डेमी ह्यूमंस बिना किसी नफरत के बस दो दोस्तों की तरह जाम टकरा रहे थे। जैसे जैसे खबर फैली, लोगों के मन में एक ही सवाल आया, ये सब शुरू कैसे हुआ? और उंगलियां उठी उस सुनहरे बालों वाले लड़के की तरफ जिसकी मुस्कान ने आज पूरे शहर को खरीद लिया था। आर्यन रघुवंशी की जेब मानो कुबेर का खजाना बन गई थी। वो अशर्फियों से भरी थैलियां निकालता जा रहा था और ठेलों पर रखा सारा सामान खरीद रहा था।
दुकानदारों की तो जैसे लॉटरी लग गई थी। आर्यन जो दाम दे रहा था वो उनकी पूरी दुकान की कीमत से भी ज्यादा था। कोयले की भट्टियां धधक रही थी और दुकानदार खुशी खुशी गर्मा गर्म सीख कबाब और टिक्के बांट रहे थे। और ये दावत सिर्फ डेमी ह्यूमंस के लिए नहीं थी। आर्यन ने पूरे राजगढ़ को न्योता दे दिया था। अरे आओ भाई, सब आ जाओ, आज खाना फ्री है। देखते ही देखते वो बाजार एक मेले में बदल गया। आधे घंटे के अंदर वहां इंसानों और डेमी ह्यूमंस की ऐसी भीड़ जुटी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। हालात ये हो गए कि ठेलों पर गोश्त खत्म हो गया। कस्तूरी, और माल मंगवाओ, कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, आर्यन चिल्लाया। जब तक नया सामान आया, आर्यन खुद भट्टी पर खड़ा हो गया। उसके हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि देखने वाले दंग रह गए। लेकिन ये सब मेहनत वसूल थी। सामने का नज़ारा दिल को सुकून देने वाला था। इंसानी बच्चे और डेमी ह्यूमंस के बच्चे एक साथ बैठकर खा रहे थे। कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। एक बच्चे के गाल पर चटनी लगी थी तो सब हंस रहे थे। एक पीला वानर बच्चा अपनी पूंछ पर खड़ा होकर करतब दिखा रहा था और इंसानी बच्चे तालियां बजा रहे थे। तभी आर्यन ने अपना नया पत्ता खोला, लकड़ी का लट्टू। रीबॉर्न वासियों ने अपना जादू दिखाया। उन्होंने लकड़ी के टुकड़ों को हवा में उछाला और पलक झपकते ही नक्काशीदार लट्टू तैयार। बच्चे दीवाने हो गए। बाजार की जमीन पर हर तरफ लट्टू घूम रहे थे। उधर बड़ों के लिए रीबॉर्न कंपनी ने ठंडी ठंडी देसी शराब के ड्रम खोल दिए थे। अरे भाई, ऐसे पियो, एक सांस में। एक सतीश ने इंसानी मजदूर को पीना सिखाया। दोनों के हाथ में ग्लास थे और जुबान पर किस्से। ये शायद इतिहास में पहली बार था जब इंसान और डेमी ह्यूमंस बिना किसी नफरत के बस दो दोस्तों की तरह जाम टकरा रहे थे। जैसे जैसे खबर फैली, लोगों के मन में एक ही सवाल आया, ये सब शुरू कैसे हुआ? और उंगलियां उठी उस सुनहरे बालों वाले लड़के की तरफ जिसकी मुस्कान ने आज पूरे शहर को खरीद लिया था। उस लड़के ने सबके पैसे दिए? हे भगवान, कौन है वो? इतनी रईसी तो राजाओं के पास भी नहीं होती। अरे रईसी छोड़ो, दिल देखो, मुफ्त में खाना खिला रहा है। अखबार के पत्रकार गिद्ध की तरह वहां मंडराने लगे। उन्होंने तुरंत पता लगा लिया कि ये दानी कर्ण कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर खानदान का सबसे छोटा बेटा आर्यन रघुवंशी है। लोग हैरान थे। रईस लोग अक्सर कंजूस होते हैं, लेकिन ये लड़का तो सड़क पर पैसा लुटा रहा था। और सबसे बड़ी बात, सारे जादुई डेमी ह्यूमंस उसके साथ ऐसे चिपके थे जैसे वो उनका सगा हो। अरे भाई, मैंने एक अफवाह सुनी है। क्या कहते हैं कि ये रीबॉर्न कंपनी इसी बच्चे की है? क्या बकवास कर रहे हो? वो कंपनी जो नल से लेकर मोटर गाड़ी तक बेचती है, जो महीने में करोड़ों अशर्फियां कमाती है, वो इस बच्चे की है। ये बात लोगों के गले नहीं उतर रही थी। आर्यन रघुवंशी है तो उसने अपने परिवार की कंपनी यूज क्यों नहीं की? उसने अपनी अलग कंपनी खड़ी करके अपने ही दादाजी की नाक में दम क्यों किया? तभी भीड़ में से एक ज्ञानी बाबा बोले, अरे तुम्हें नहीं पता, महान यशवंत रघुवंशी ने ऐलान किया था कि उनकी सारी दौलत उसे मिलेगी जो काबिल होगा। शायद आर्यन ये साबित कर रहा है कि वो वारिस बनने के लायक है। अफवाह जंगल की आग की तरह फैली। अगर ये सच है तो भाई मानना पड़ेगा, कुछ ही सालों में इसने पूरे राजा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। अगर इसे और वक्त मिला तो ये पूरा देश खरीद लेगा। पत्रकारों ने सीईओ कस्तूरी को घेर लिया और जब उन्होंने कंफर्म किया तो वो आर्यन के पास भागे। सर, क्या रीबॉर्न आपकी है? आर्यन ने अपने सिग्नेचर स्टाइल में कंधे उचकाए। हाँ, मेरी ही है, कोई शक? अगले दिन राजगढ़ के हर अखबार की हेडलाइन चीख चीख कर कह रही थी, रघुवंशी परिवार का जीनियस बेटा निकला रीबॉर्न कंपनी का मालिक। ये खबर सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये रानी क्षेत्र में बैठे दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी थी। आर्यन का राज अब खुल चुका था। अब तक वो पर्दे के पीछे था, लेकिन अब वो स्टेज पर था, और स्टेज पर चढ़ने वाले पर पत्थर भी सबसे ज्यादा पड़ते हैं। क्या आर्यन के दादाजी यशवंत रघुवंशी इस बगावत का जवाब देंगे? देखिए अगला एपिसोड। अगली सुबह जब राजगढ़ के लोगों की आंख खुली तो उनके दरवाजे पर पड़े अखबार ने उनकी नींद उड़ा दी। पिछले 5 सालों से जो सवाल सबके दिमाग में कीड़े की तरह कुलबुला रहा था, उसका जवाब आज पहले पन्ने पर छपा था। रीबॉर्न का मालिक कौन है? कोई कहता था कोई विदेशी रईस है, कोई कहता था कोई बूढ़ा जादूगर है, लेकिन सच ने सबके होश उड़ा दिए। मालिक कोई और नहीं बल्कि आर्यन रघुवंशी था।
पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। वो जादुई नल, वो शानदार मोटर गाड़ियां, ये सब एक 11 साल के बच्चे का दिमाग था। अखबार ने पूरी कुंडली छाप दी थी, कैसे आर्यन ने साबुन से शुरुआत की और कैसे आज वो हर महीने करोड़ों अशरफियां छाप रहा है। भाई साहब, ये रघुवंशी खानदान वाले क्या खाते हैं? एक बच्चा जादूगर भी है और बिजनेसमैन भी। अरे हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो छोटे उस्ताद। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब लोगों ने पढ़ा कि उस वीरान बंजर जमीन में आर्यन ने अपना खुद का देश रीबोर्न राष्ट्र बसा लिया है। वही जगह जहां से बाली, अनन्या और लोहा सिंह जैसे टैलेंटेड लोग आए थे। लोगों के अंदर का जासूस जाग गया। सच जानने के लिए कई लोग रीबोर्न बस में बैठकर सीधे बंजर जमीन पहुंच गए, और जब वो वापस आए तो उनकी जबान पर सिर्फ तारीफ थी। अरे भाई, वो बंजर जमीन नहीं, जन्नत है। वहां रात में भी सूरज चमकता है, वो उसे बिजली कहते हैं। और वहां एक बड़ा सा स्टेडियम है जहां वो लोग क्रिकेट खेलते हैं। लोगों को ये भी पता चला कि वहां के डेमी ह्यूमंस कोई अलग प्रजाति के नहीं हैं, वो आम लोग ही थे। बस आर्यन ने उनका हुनर जागरण करवाकर उन्हें खास बना दिया था। ये सुनते ही राजगढ़ के स्थानीय डेमी ह्यूमंस ने भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया। वो रीबॉर्न राष्ट्र में शामिल होने लगे और आर्यन ने भी दिल खोलकर उन्हें अपनाया। धीरे धीरे राजगढ़ का माहौल बदलने लगा। रीबॉर्न कंपनी की वजह से अब इंसान डेमी ह्यूमंस को नफरत से नहीं बल्कि बराबरी की नजर से देखने लगे थे। जब शहर का माहौल सुधरा तो आर्यन ने अपना अगला पत्ता फेंका। उसने कारीगरों के राज्य से होते हुए रानी क्षेत्र का रास्ता खोलने का फैसला किया। आर्यन और राजा वीरू के बीच डील पक्की हो गई थी। अब लोगों को रानी क्षेत्र जाने के लिए जानलेवा पहाड़ नहीं चढ़ने पड़ेंगे। अब वह कारीगरों के राज्य के बीच से निकल सकते थे। लेकिन एक शर्त थी, ये रास्ता एक महामार्ग था। यहां से गुजरने के लिए आपको चुंगी देनी होगी, और सबसे जरूरी बात, एंट्री सिर्फ रीबॉर्न मोटर गाड़ी वालों को मिलेगी। आर्यन का दिमाग देखिए, रास्ता दिया लेकिन अपनी गाड़ी का प्रमोशन भी कर दिया। मुनाफा दोनों राज्यों में आधा आधा बंटना था। आर्यन ने पत्थर मसाला से एक शानदार सपाट सड़क बनवा दी थी, जिस पर गाड़ियां हवा से बातें करती थीं। आर्यन का सपना था कि एक दिन यहां रेलगाड़ी दौड़ेगी, जो राजगढ़ से लेकर रीबॉर्न राष्ट्र और रानी क्षेत्र तक सबको जोड़ देगी। लेकिन अभी के लिए ये महामार्ग ही काफी था। व्यापारियों के चेहरे खिल गए। अब वो अपना भारी सामान आसानी से देश के दूसरे कोने तक पहुंचा सकते थे। लेकिन आर्यन के लिए ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये रानी क्षेत्र पर चढ़ाई करने का उसका पहला कदम था। अब रीबॉर्न कंपनी के ट्रक और प्रोडक्ट्स रानी क्षेत्र में घुसने के लिए तैयार थे। रास्ता तो खुल गया, लेकिन उस रास्ते के उस पार क्या इंतजार कर रहा था? रानी क्षेत्र के बड़े घराने, सिंह परिवार, शेरदिल परिवार और जादू संघ, क्या वो अपनी जमीन पर एक 11 साल के लड़के का कब्जा होने देंगे? या फिर इस महामार्ग पर गाड़ियों की जगह अब साजिशें दौड़ेंगी? देखिए अगला एपिसोड। उन जानलेवा पहाड़ों के उस पार जो दो इलाकों को बांटते थे, वहां कुछ छिपकली मानव खड़े थे। उनकी नजरें सामने खड़ी सीधी और खड़ी चट्टानों पर टिकी थीं। ये लोग दो पैरों पर चलते थे, लेकिन उनका शरीर किसी इंसान जैसा नहीं था। उनकी पूरी चमड़ी पर सांप जैसी सख्त पपड़ियां थीं। सिर किसी छिपकली जैसा, बिना बाल का और बेडौल। इन्हें कोमोडो प्रजाति कहा जाता था। दिमाग में ये ठीक ठाक थे। इंसानों की तरह अंगूठे थे तो ये क्लर्क, कैशियर या हेल्पर का काम कर लेते थे। लेकिन बस यही इनकी हद थी। ना तो ये कारीगरों की तरह होशियार थे जो पत्थर में जान फूंक दें, ना ही एल्व्स की तरह जादू के उस्ताद थे, और ना ही ऑर्क्स की तरह बाहुबली थे। ये बस औसत थे, काम चलाओ। दिक्कत ये थी कि इन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानों से ज्यादा खर्च करना पड़ता था। इनकी पपड़ीदार चमड़ी को नमी चाहिए थी, ज्यादा पानी और ज्यादा खाना चाहिए था। रानी क्षेत्र के बड़े शहरों में तनख्वाह ज्यादा थी, पर वहां महंगाई कमर तोड़ रही थी। कंपटीशन इतना कि सांस लेने की फुर्सत नहीं। आखिरकार कोमोडो के इस परिवार ने हार मान ली। उन्होंने फैसला किया कि वो रानी क्षेत्र छोड़ देंगे और अपने पुरखों की जमीन, बंजर जमीन, वापस लौट जाएंगे। उनके दोस्तों और पड़ोसियों ने बहुत समझाया, अरे पागलों, वहां क्यों जा रहे हो? वहां तो पीने को पानी नहीं मिलता, तुम लोग प्यास से मर जाओगे। जाहिर है यहां तक रीबॉर्न राष्ट्र की खबर अभी नहीं पहुंची थी। लेकिन यह परिवार रिस्क लेने को तैयार था। भले ही वहां भूख और प्यास हो, लेकिन उन्हें अपनी खोई हुई इज्जत ढूंढनी थी। क्योंकि एक जमाना था जब उनके पूर्वज इस दुनिया की सबसे ताकतवर प्रजाति हुआ करते थे। ये कोमोडो ड्रैगन वंश का हिस्सा थे।
हाँ, ये ड्रैगन्स थे, लेकिन हजारों सालों में उनका खून इतना हल्का हो गया कि वो अपनी सारी शक्तियां खो बैठे। न आग उगलने की ताकत बची, न वो लोहे जैसी चमड़ी। अब तो थोड़ी सी धूप में भी उनकी खाल जलने लगती थी। कोई देखकर कह नहीं सकता था कि ये उसी महान ड्रैगन वंश के वारिस है। लेकिन इस कोमोडो परिवार की आंखों में एक सपना था। शायद, बस शायद वहां जाकर वो अपनी पुरानी शान वापस पा सकें। वो दिन रात पैदल चले, पहाड़ों के पास पहुंचे। चढ़ाई मुश्किल थी, चट्टानें फिसलन भरी थीं, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम बढ़ाया, सामने से लोहे की खनक सुनाई दी। लोहे के कवच में लिपटे कुछ इंसानी सिपाहियों ने उनका रास्ता रोक लिया। हो भाई, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सिपाही ने कड़क आवाज में पूछा। उनमें से एक जवान कोमोडो लड़का आगे आया। उसकी आवाज में डर था, पर हिम्मत करके बोला, जी, हम पहाड़ चढ़कर अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। सिपाही ने उस ग्रुप को देखा। कुल मिलाकर 8 लोग थे। कपड़े फटे पुराने, चेहरे पर धूल और थकान। कागज कहाँ है? सिपाही ने हाथ बढ़ाया। कोमोडो परिवार एक दूसरे का मुंह देखने लगा। अगर बॉर्डर पार करना है तो हमें पहचान पत्र देखना होगा, सिपाही ने दोहराया। कोमोडो के पैरों तले जमीन खिसक गई। पहचान पत्र? वो तो सिर्फ उन रईसों को मिलता है जिनका अपना घर होता है, जो यहाँ के पक्के निवासी होते हैं। ये बेचारे तो कूड़ेदान से बचा कुचा खाना ढूंढकर पेट भरते थे। इनके पास घर कहाँ से होगा? और पहचान पत्र तो बहुत दूर की बात है। साहब, हमारे पास कोई कागज नहीं है, उस लड़के ने विनती की। हम बहुत गरीब हैं। सिपाही ने होंठ भींचे। उसे इन बेचारों पर तरस आ रहा था, लेकिन वो मजबूर था। माफ करना भाई, नियम तो नियम है। बिना पहचान पत्र के मैं तुम्हें राजा क्षेत्र में घुसने नहीं दे सकता, और अगर तुमने जबरदस्ती की तो मुझे बल प्रयोग करना पड़ेगा। कोमोडो परिवार के चेहरों से रंग उड़ गया। उनकी सारी जमा पूंजी यहां तक पहुंचने में खर्च हो गई थी। अगर वो अब वापस लौटे तो भूख और प्यास से रास्ते में ही मर जाएंगे। ये आर या पार की लड़ाई थी। साहब, प्लीज हम पर रहम कीजिए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। वो घुटनों पर गिर पड़े, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे। सिपाही का दिल पसीज रहा था, लेकिन उसे अपनी नौकरी भी बचानी थी। अगर उसने बिना कागज के किसी को जाने दिया तो वो खुद जेल जाएगा। तभी एक सख्त और कड़क महिला की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। यहां क्या तमाशा चल रहा है? सबकी गर्दनें उस आवाज की तरफ घूमी। ये कौन थी? क्या ये कोई नई मुसीबत थी जो इन गरीबों को जेल में डाल देगी, या फिर कोई फरिश्ता जो इनकी डूबती नाव को सहारा देगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस वीरान पहाड़ पर एक अकेली औरत कर क्या रही थी? देखिए अगला एपिसोड। यहां क्या तमाशा चल रहा है? आवाज एक छोटी बच्ची की थी, मुश्किल से 10 साल की होगी, लेकिन उस आवाज में हुक्म इतना था कि पहाड़ों की हवा भी थम गई। एक बेहद शानदार, नक्काशीदार बग्घी का दरवाजा खुला और वो नीचे उतरी। माहौल में अचानक एक भारीपन आ गया, रईसी का भारीपन। सबकी नजरें उस पर जम गईं। लंबे काले बाल जो रेशम की तरह चमक रहे थे, बड़ी बड़ी काली आंखें जिनमें उम्र से ज्यादा समझदारी थी। उसने लाल रंग का बेहद महंगा रेशमी लिबास पहना था, जिसके किनारों पर जड़े हीरे सुबह की धूप में चमक रहे थे। वो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पर ऐसे चल रही थी जैसे मखमल के कालीन पर चल रही हो। इतनी नजाकत कि अगर उसके सिर पर पानी का ग्लास रख दिया जाए तो एक बूंद भी न छलके। उसके पीछे बग्घियों का पूरा काफिला था। साफ था कि वो कोई बहुत बड़ी हस्ती है। छोटी मालकिन, हम बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सिपाही की अकड़ तुरंत पिघलकर इज्जत में बदल गई। ये डेमी ह्यूमंस उस पार जाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। तारा सिंह ने उन छिपकली मानवों की तरफ देखा। क्या ये सच है? उसने नरमी से पूछा। वो बेचारे गरीब कांपने लगे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रईसों की जुतियों के पास गुजारी थी। इतनी बड़ी मालकिन का उनके पास आना ही उन्हें डरा रहा था। जी हाँ, ये सच है। हम बंजारे हैं सरकार। हमारा कोई घर नहीं, कोई पहचान पत्र नहीं। हम बस अपने वतन बंजर जमीन वापस जाना चाहते हैं। तारा सिंह ने एक गहरी सांस ली। उसे इस पहचान पत्र वाले कानून से नफरत थी। ये सिर्फ गरीबों को कुचलने का एक तरीका था। फिर उसने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसका बेशकीमती लाल जोड़ा धूल और मिट्टी में सन गया, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसने अपनी आंखें उन गरीबों की आंखों के लेवल पर कर लीं।
छिपकली मानव सन्न रह गए। एक रईसजादी उनके सामने मिट्टी में बैठी थी। उनकी आंखों में कोई घमंड नहीं था, सिर्फ हमदर्दी थी। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं और मेरे दोस्त भी उस पार ही जा रहे हैं। हमारी गाड़ियों में काफी जगह है, उसने कहा। तारा ने अपने मखमली दस्ताने उतारे और अपना नन्हा साफ हाथ उनकी तरफ बढ़ा दिया। दोस्ती का हाथ। डरो मत, तुम अकेले नहीं होगे, उसने पीछे इशारा किया। पिछली बग्घियों के दरवाजे खुले, सिपाहियों की आंखें फटी रह गईं। अंदर से अलग अलग तरह के डेमी ह्यूमंस बाहर निकले, साफ सुथरे, महंगे कपड़े पहने हुए और सिर उठाकर चलते हुए। ये मेरे साथी हैं, तारा सिंह ने कड़ाई से कहा। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं डेमी ह्यूमंस में भेदभाव नहीं करती, मैं उनकी वकालत करती हूं। लेकिन छिपकली मानव डरते हुए हथियारों से लैस सिपाहियों को देख रहे थे। छोटी मालकिन, सिपाही अभी भी अड़ा हुआ था, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। भले ही आप इन्हें ले जाएं, लेकिन नियम तो नियम है। बिना पहचान पत्र के ये बॉर्डर पार नहीं कर सकते। तभी दूसरे सिपाही की नजर मुख्य बग्गी पर बने निशान पर पड़ी। सितारों का एक समूह। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अरे बेवकूफ, वो देख, वो सिंह परिवार का निशान है, सिपाही चिल्लाया। काले बाल, डेमी ह्यूमंस की फौज। ये तारा सिंह है, सिंह परिवार की सबसे छोटी बेटी। हेड गार्ड के पसीने छूट गए। उसने तुरंत सावधान होकर सालूट मारा। माफ कीजिए छोटी मालकिन, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप जा सकती हैं, जिसे चाहे साथ ले जा सकती हैं। सिंह परिवार के पास राजनयिक छूट, डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी थी। वो जहां चाहे जा सकते थे और जिसे चाहे अपने काफिले का हिस्सा बताकर साथ ले जा सकते थे। उनका रास्ता रोकना मतलब सीधे मौत को दावत देना था। देखा, कोई दिक्कत नहीं, तारा ने मुस्कुराकर कहा। छिपकली मानवों की आंखों से आंसू बह निकले। एक सरनेम, बस एक नाम ने उनकी किस्मत बदल दी थी। वो बग्घी में बैठ गए। नंगे पैर चलने की जगह अब वो मखमली गद्दों पर थे। रास्ते में बातें शुरू हुईं। छिपकली मानवों ने बताया कि वो बंजर जमीन में अपने पूर्वजों की खोई हुई इज्जत ढूंढने जा रहे हैं। हम तो अपनी जड़ें ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन मिस तारा, आप इतनी दूर राजा क्षेत्र क्यों जा रही हैं? तारा सिंह ने अपने काले बालों की लट को कान के पीछे किया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी लाली आ गई और वो थोड़ी शर्मा गई। मैं अपने मंगेतर, फियांसे को ढूंढने जा रही हूं, उसने धीमे से कहा। मंगेतर? हां, तारा की आंखों में एक चमक थी। उसका नाम है आर्यन रघुवंशी। बग्घी में सन्नाटा छा गया। उधर राजगढ़ में आर्यन अपने बिजनेस अंपायर को खड़ा करने में लगा था। उसे भनक भी नहीं थी कि एक तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा तूफान जो उससे बिजनेस नहीं बल्कि रिश्ते की बात करने आ रहा है। क्या आर्यन को पता भी है कि उसकी सगाई हो चुकी है, या ये सिंह परिवार की कोई नई चाल है? देखिए अगला एपिसोड।